एवरीवन, एडू बोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये एक अभी की बर्निंग न्यूज़ है। एंड जब भी सुप्रीम कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इतना फेमस होता है तो वहाँ से यूपीएससी में पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी इसकी स्ट्राइक डाउन क्यों किया था, इसको वापस लाने की बात क्यों हो रही है, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। एंड एनजीएसी का कंपोजिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया था, ये सारे रीजन के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शरण्या खानरा इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन बुक कैसे करना है ये एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है एंड देन आपको मेल आईडी यूज़ करके साइन अप करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम शरण्या खानरा है, ठीक है। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आपके टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। आपको स्पेसिफिक टाइम पे लिंक ज्वाइन करना है। तो कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ ये है कि रिसेंटली आपने ये फोटो तो बहुत फेमस हो चुका है, आपने देखा होगा कि ये चीफ जज एक जस्टिस है, जज है दिल्ली हाई कोर्ट के। इनके घर से गड्डी गड्डी ऐसे कैश की बंडल मिली है। तो द रो ओवर द डिस्कवरी ऑफ वर्ड्स ऑफ करेंसी नोट्स एट द रेसिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज हैज़ गिविंग द डिबेट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन न्यू लाइफ। तो हम जुडिशियरी में किसको अपॉइंट कर रहे हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, वो कितना सही तरीके से काम करते हैं एंड ओवरऑल जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो, सोशल मीडिया हो, तो ये बहुत सारी जगह पे अभी डिबेट हो रहा है। तो इसी के ऊपर रिसेंटली हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने क्या किया है, अपने स्पीच में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसका याद किया है एंड उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में जो एक्ट पास कराया गया था उसको वापस लाया जाए। ओके, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है, बस इतना सा न्यूज़ है। एंड स्पेसिफिकली जब भी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर पीएम है, चीफ जस्टिस है, इन सब के कोई भी स्पीच अगर आता है जो न्यूज़ पे है एंड वहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन किया जाता है तो वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट इन लोगों के अपॉइंटमेंट करेंगे अंडर हिज हैंड एंड सील। ओके, तो आपको ये दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीएससी फिर से आर्टिकल पूछना स्टार्ट किया है। पिछले साल मानी बिल के ऊपर पूछा था, तो इस बार आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब आते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री पे, जिसके ऊपर बेस करके फाइनली ये जो एनजेएसी है उसको लाया गया था। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सबसे पहले कब हुआ था, 1950 में, जब ब्रिटिश की जो फेडरल कोर्ट था ब्रिटिश इंडिया की, उसको मॉडिफाई करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया एंड जस्टिस हरिलाल कानिया जो फेडरल कोर्ट को हेड कर रहे थे उनको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट 27 ईयर्स पे जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वही सीजेआई बनते थे। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट कर गया था। अब क्या हुआ, थिंग्स चेंज होने स्टार्ट हुआ 1973 में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जस्टिस एन राय को सीजेआई बनाया
जबकि 3 सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी थे, उनको सुपरसीड करके एन रॉय को जस्टिस बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया। तो उसके बाद 1977 में फिर से जस्टिस एच आर खन्ना को सुपरसीड करके एम एच बेग इनको सीजीआई बनाया गया। तो इसके बाद से क्या हुआ कि सुपीरियरिटी या फिर सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं, जिसको गवर्नमेंट चाहते थे उसको सीजीआई बनाया जाता था। तो इसको लेके बहुत हंगामा हुआ था एंड 1970s 1980s इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ही टर्मोइल टाइम था। तो 1990s के टाइम पे कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। ये कोलेजियम सिस्टम जो है बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। मतलब क्या ये अपॉइंट कर सकते हैं? नो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम जिनको जिनको रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट, उनको अपॉइंट करेंगे फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। ओके, तो ये था जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री। अब कोलेजियम सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है? हमने पता कर लिया है कि ये अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था। तो इसको फर्स्ट जजेस में केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपने यूपीएससी में फर्स्ट जजेस केस या फिर सेकंड जजेस केस पढ़ा है तो वो कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज से बने हुए हैं। तो चीफ जस्टिस इसे हेड करते हैं और जो 4 सीनियर मोस्ट जज है वो कोलेजियम का पार्ट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है ये कौन कौन सी चीज में रिकमेंडेशन करते हैं? सी, दिस इज रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अपॉइंटमेंट। तो रिकमेंडेशन किस लिए करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, एंड द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे जब ट्रांसफर होता है, आई होप सबको पता है कि हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर होती है। अगर कोलकाता हाई कोर्ट में है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है तो वो पटियाला हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर होती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है वो सुप्रीम कोर्ट की जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस की ट्रांसफर को लेके रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन के बाद अपॉइंटमेंट होती है एंड अपॉइंटमेंट की सीनियरिटी के बेसिस पे सीजीआई की फॉर्मेशन होती है। तो जो सीनियरिटी में रहेंगे वो फिर सीजीआई बनते हैं। वैसे ही सिमिलरली हाई कोर्ट में एक कोलेजियम है जो 3 मेंबर से बने हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 2 सीनियर मोस्ट जज जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करते हैं। तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है वो डिफरेंट है, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिकमेंड करते हैं। बट जो हाई कोर्ट की कोलेजियम है वहाँ पे सीजीआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज है, वो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आना है कि 2 टाइप के कोलेजियम सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कैसे बनाया गया था? क्योंकि फर्स्ट क्या है कि कोलेजियम सिस्टम जो है उसको बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया था फॉर बीइंग ओपेक एंड अनअकाउंटेबल। तो ये इनकी ट्रांसपेरेंसी को लेके बात होती है एंड इनके जो काम होते हैं, जजेस की जो कंडक्ट होते हैं वो वैसे भी पार्लियामेंट पे आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनअकाउंटेबल भी रहते हैं टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिव्स, टूवर्ड्स जुडिशियरी, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म एक बहुत चीज़ है। ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए 2014 ने पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना था। तो इसका टाइमलाइन एक बार देखते हैं।
अगस्त में सबसे पहले 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास कराया गया था पार्लियामेंट में। वही अगस्त में पार्लियामेंट एनजेसी एक्ट इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जजेस के अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी वो प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इतना मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस होनी चाहिए और उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, जो 2 आर्टिकल ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। देन अगस्त में ही एनजेसी एक्ट इसको पास कराया गया। तो अगस्त से दिसंबर के बीच में डिफरेंट जो लेजिस्लेचर्स है उसको रेटिफाई कर दिया गया, बिकॉज ये जो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस एंड मोर देन हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको सेम बिल सिंपल मेजोरिटी पे रेटिफाई करना है। ये हमारे जो स्पेशल मेजोरिटी 3 है इसके तहत पास कराया गया। दिसंबर 24 में क्या है, हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने साइन भी कर दिया बिल को। अप्रैल में जो एनजेसी एक्ट है इसको फोर्स में लाया गया। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो स्ट्रक डाउन का रीज़न क्या है ये भी हम बात करेंगे, बट इतना तो है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने वाले थे जहाँ पे कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। तो एनजेसी क्या कर रहा था, ये 2 ऐसे मेंबर जो है, कोई भी 2 मेंबर एनजेसी के अंदर जो 2 मेंबर है, कोई भी 2 मेंबर अगर वेटो यूज करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड ये वेटो यूज कर सकते हैं अगर ये एग्री नहीं करते हैं तो, और अगर वेटो यूज करेंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये वेटो जो पावर है ये एनजेसी में लाया गया था, और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया है। ये वेटो इज़ द मेन रीज़न। तो मेंबर का कौन कौन है, चैलेंजेस क्या क्या है, अब इस पे बात करते हैं। एनजेसी के मेंबर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे इसमें, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उनको रहना चाहिए, एंड 2 ऐसे एमिनेंट पर्सन होंगे जिन्हें सिविल सोसाइटी से नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये जो सिविल सोसाइटी में नॉमिनेट किया जाएगा, ये नॉमिनेशन के कमेटी में कौन कौन रहेंगे, तो ये कमेटी में जो रहेंगे वो है सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। तो ये कमेटी में रहेंगे। ये जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी टाइप बनाया जाएगा 2 एमिनेंट पर्सन को ढूंढने के लिए, वो कमेटी में चीफ जस्टिस खुद रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। और ये जो 2 मेंबर है इनमें से एक को SC ST OBC माइनॉरिटी बैकग्राउंड की होनी चाहिए या फिर वुमेन होना चाहिए, कोई भी एक महिला होनी चाहिए। तो ये था एनजेसी के मेंबर्स। तो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को स्ट्रक डाउन किया था कि ये वायोलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको वायोलेट कर रहा है ये बोल के। और यहाँ पे वायोलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को सिग्निफिकेंट रोल मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है, एक तो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन है, एंड जो एनजेसी के मेंबर है उसमें लॉ मिनिस्टर इंक्लूडेड है। तो एग्जीक्यूटिव को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल मिलने वाला है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट लॉ पास करे तो गवर्नमेंट चाहेगा कि उनका भी अच्छा खासा रोल रहे। तो जो इंडिपेंडेंस है जुडिशियरी की उसको वायलेट कर रहा है। एंड जो अपॉइंटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। तो दिस इज़ वेरी आयरनिक, क्योंकि एक्चुअली कोलेजियम सिस्टम में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। किस बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे
किसी को सुप्रीम कोर्ट की जज से, हाई कोर्ट की जज से सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, इसका कोई क्राइटेरिया तो कोलेजियम में है ही नहीं। तो रीजन जो है वो है कि वायलेशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि एनजेसी एक्ट जो है इसको एज ए थ्रेट देखा जाता है फॉर द इंडिपेंडेंस, एंड एग्जीक्यूटिव्स जो है वो हमारे जो जजेस के अपॉइंटमेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियरी के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। एंड दिस इज एन आयरनी जो सबको अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज है उनके घर से जो भी मिला है वो सबको अब पता है, तो पब्लिक ट्रस्ट ऐसे भी कितना है पता चल रहा है। नेक्स्ट है कि जुडिशियरी की इन्फ्लुएंस, तो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है तो एनजेसी के मेंबर है, एंड जो सिविक सोसाइटी से एमिनेंट पर्सन को हम नॉमिनेट करने वाले हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है जुडिशियरी के लिए। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनजेसी एक्ट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डायलेटिंग द जुडिशियरीज एग्जीक्यूटिव पावर इन अपॉइंटिंग जजेस। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सबको अभी पता होगा, केशवानंद भारती केस के साथ साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया गया था कि इंडिपेंडेंस की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी जुडिशियरी उसकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उसमें जो ऑफिस वर्कर्स है उनको अपॉइंट करने के लिए, एंड जो अपने खुद के मतलब जुडिशियरी के अपना काम है सबके उस ये सब में उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको गवर्नमेंट वायलेट कर रहा है। तो बेसिकली जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कंटिन्यूअसली एक टसल चलता रहता है। तो अब गवर्नमेंट इसमें क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो मतलब अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको दिखाना है, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है जब भी सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन जाते हैं तो रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के या फिर लॉ मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो अपॉइंटमेंट है उसका डेट डिले करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस वही बन सकता है जिनको सीनियरिटी के बेसिस पे, अब एज की सीनियरिटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने वाले सीनियरिटी है उसका क्राइटेरिया। तो गवर्नमेंट क्या करता है, किसी को अगर चाहते हैं कि इसको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाए या फिर कम टाइम के लिए बनाया जाए, तो बेसिकली उनकी जो अपॉइंटमेंट है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज उसको डिले करते रहते हैं, ताकि सीनियरिटी इतना ज़्यादा ना हो कि वो चीफ जस्टिस बन पाए, या फिर अगर बने भी तो कुछ ही टाइम के लिए बने। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो भी अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं। तो अब हमने इतना पढ़ा क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड आर्टिकल प्लेसिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट as being violative of the independence of judiciary। तो इनमें एक चीज़ हमें याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को लेके प्रॉब्लम कब हुई थी, जब इंदिरा गांधी की इलेक्शन हुई थी। एंड इंदिरा गांधी की फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था, एंड वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे उनकी जो इलेक्शन था लोकसभा इलेक्शन, एंड उनकी स्पेसिफिक इलेक्शन जो था उसको नाल एंड वॉइड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, बिकॉज ऑफ वो रिगिंग के केसेस था। तो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी ने कौन से अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा कराया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इतना चेंज कर दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो था वही चेंज हो गया था, एंड इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 44th अमेंडमेंट नहीं है, 42nd अमेंडमेंट है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया गया था।
एंड दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने येस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन किया था, तो आंसर कौन से चाहिए? बी। इस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से अभी न्यूज़ पे है, तो हो सकता है एनजेएससी के ऊपर ये मेंबर्स या फिर इनके क्राइटेरिया क्या है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था एनजेएससी के ऊपर, critically examine the Supreme Court's judgment of National Judicial Appointment Commission Act 2014 with reference to the appointment of judges of higher judiciary in India। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको आप ज़रूर आंसर कीजिए, एंड आंसर करने के बाद आप इसको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे या फिर ऐप में फ्री में इवेलुएट कराइए। इसको ज़रूर आंसर राइटिंग कीजिए, बिकॉज मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। एंड आपको अगर इसको चेक कराना है तो आप इसको फ्री में इवेलुएट करा सकते हैं मुझसे। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ था। तो एडुबोल्ट की इस टाइप की और मेंटरशिप के लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एडुबोल्ट की ऐप में भी आप कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर में ये ऐप अभी अवेलेबल है। अगर आपको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस जानना है, देखना है, पढ़ना है तो आप एडुबोल्ट की जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी खुद की चैनल है। यहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी मैं सबको हेल्प करती हूँ, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड करंट अफेयर्स को सही तरीके से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS। गुड लक।